पता नहीं, ठीक है। बट आज के सेशन से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप एक फोल्डर बनाया है B15, आप एक ऐसा फोल्डर बना लेना। देन यहाँ पे होगा एक HTML सेक्शन, राइट। उस पहले एक वीक हम HTML बेसिक स्टडी करेंगे। देन उसके बाद सेक्शन, JS सेक्शन। JS मतलब जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को हम JS भी कहते हैं, JS जावास्क्रिप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नोटपैड प्लस प्लस करके टूल है ना, वो डाउनलोड करना, राइट। कहाँ से करोगे डाउनलोड? तो नोटपैड प्लस प्लस, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, डाउनलोड को क्लिक करो यहाँ पे, देन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, राइट। इस तरह से नोटपैड प्लस प्लस यूज करना है, कोई स्मार्ट टूल, मतलब जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड होता है, देन उसके बाद एटम्स करके, सबलाइन है, तो ये बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स है, स्मार्ट टेक्स्ट एडिटर्स है, राइट। बट स्टार्ट का कम से कम 2 महीना, फॉर इनिशियल 2 मंथ्स वी आर गोइंग टू यूज नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। ये मतलब आप लोग, राइट। मैं आपको स्टार्ट के 1-2 सेशन नोटपैड करके यूज बताऊंगा, देन आई विल यूज विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। अदरवाइज 50 मिनट का सेशन हमारा अपना 1.5 घंटे में भी खत्म नहीं, ठीक है। सो नोटपैड प्लस प्लस कैसे यूज करना है? सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक फोल्डर क्रिएट करके दिखाता हूँ, इंट्रोडक्शन टू HTML, राइट। तो आपका जो भी फोल्डर होगा वो सी ड्राइव या फिर डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, यहाँ पे कहीं पे भी मतलब, राइट। डाउनलोड डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियोस, ये सारे जो डायरेक्टरीज है, दिस ऑल डायरेक्टरीज, दिस ऑल फोल्डर्स आर ऑन सी ड्राइव, राइट। और सी ड्राइव पे भी होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सब लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बस 2 ड्राइव होने पाए चाहिए आपके पास, ठीक है। और दूसरे ड्राइव पे आप आपका कोड रखो, क्यों? सी ड्राइव पे होता है अपना ओएस, ओएस अगर करप्ट हो गया तो अपने को करना पड़ता है फॉर्मेट, फॉर्मेट हो गया तो चला जाएगा सब डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं नोटपैड प्लस प्लस, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ न्यू फाइल, ठीक है। अब ये न्यू फाइल, न्यू फीचर है, राइट। दिस न्यू फाइल आई वांट टू सेव एज एस्टिमेट, राइट। ये फाइल मैं कैसे यूज करना चाहता हूँ? एस्टिमेट। तो यहाँ पे जाएंगे फाइल्स में, सेव एज, या फिर अल्ट कंट्रोल यस कर दो, ऑप्शन आ जाएगा। देन गो टू योर फोल्डर, योर डायरेक्टरी जो अभी हमने बनाई है, DUC बैच 15, HTML section, introduction to HTML, and the name of first file क्या होना चाहिए? The name of first HTML file. It should be as index.html index.html or index dot right? HTML. ठीक है, index.html सेव कर देते हैं। वापस फोल्डर में आते हैं, HTML फाइल सेव हो गया, राइट। क्रोम दिख रहा है, मतलब Yes. HTML फाइल सेव हो गया। इसको डबल क्लिक करो, ये हो जाएगा ओपन, कहाँ पे? ब्राउजर। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें लिखनी है, सारी चीजें मैन्युअली लिखेंगे। स्टार्ट का 2 महीना कोई भी स्मार्ट एडिटर यूज नहीं करेगा, सारे सिंटैक्स हमें याद नहीं रहेंगे, तो कभी याद नहीं रहेंगे, कभी समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें रेडीमेड मिलती है वहां। तो स्टार्ट का कम से कम 2 महीना हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज नोटपैड प्लस। अब HTML फाइल में जो सबसे पहला कोड होता है, राइट, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इन HTML फाइल
डॉक टाइप डिक्लेरेशन, डॉक टाइप, राइट, डॉक टाइप के पहले आता है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एंड, उसके बाद स्पेस, एचटीएमएल, ठीक है, इसको कहता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड एज Doc. डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय डॉक टाइप डिक्लेरेशन, राइट, बेसिकली this line tells browser that which version of HTML we are going to use in this project, right, ये जो पहला लाइन हमने यहाँ पे लिखा है, this first line, right, called as doc type declaration, और ये ब्राउजर को क्या बताता है कि HTML का कौन सा वर्जन हम इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, which version of HTML we are going to use in this project। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का, that is HTML5, HTML का कौन सा वर्जन चल रहा है अभी, the latest version of 5 HTML. is HTML5। 5. तो ये लाइन लिखने से ब्राउजर को पता चलता है कि आप इस प्रोजेक्ट में HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, HTML5 वर्जन, ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes. उसके बाद आता है HTML, और इसको यहाँ पे स्टार्ट किया तो इसको यहाँ पे यहीं पे क्लोज भी करना है, राइट, ये पूरा मिलके होता है HTML एलिमेंट, इसको कहते हैं स्टार्ट टैग, इसको कहते हैं क्लोज टैग, और ये पूरा है ना स्टार्ट टैग, क्लोज टैग, और इसके बीच में होता है कंटेंट, ये सब मिलके हम उसको कहते हैं HTML एलिमेंट, ठीक है। अब HTML एलिमेंट मतलब क्या, राइट, तो मान लो ये HTML एलिमेंट है, मैं यहाँ पे कुछ ही लिख रहा हूँ, ईयरली नाम का कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है कंटेंट, उसके बाद इस एलिमेंट को करते हैं हम क्लोज। तो यहाँ पे जो है ईयरली मतलब टैग नेम, राइट, यहाँ पे इस ईयरली मतलब टैग नेम, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग टैग, सॉरी ओपनिंग टैग, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज Opening tag. ओपनिंग टैग, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, राइट। तो ये क्या होगा फिर, Closing tag. क्लोजिंग टैग है ना, एंड क्लोजिंग टैग में हमेशा क्या होता है, एक फॉरवर्ड स्लैश, राइट, क्लोजिंग Yes. टैग जो है ना, क्लोजिंग टैग मस्ट इंक्लूड Forward. फॉरवर्ड स्लैश, राइट, ये है आपका राइट। एंड ये जो ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में है, इसको कहते हैं Content. कंटेंट, ठीक है, इसको कहेंगे कंटेंट। और ये पूरा ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, कंटेंट, ये तीनों को मिला के जो बनता है उसको हम कहेंगे, उसको कहेंगे HTML element. HTML Element. एलिमेंट, राइट, वेरी गुड, ठीक है। अब HTML टैग या HTML एलिमेंट मतलब क्या है ना, ये तो समझ में आ गया कि ये ओपनिंग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है, दोनों के बीच में कंटेंट होता है। तो अब एलिमेंट मतलब क्या है, क्यों ये एलिमेंट की हमें जरूरत है, भाई सिंपल सी चीज है, एलिमेंट का मतलब होता है कंटेनर। एलिमेंट का मतलब क्या है, HTML elements are nothing but Content. कंटेनर्स, और जो क्या कंटेंट करते हैं, क्या होल्ड करके रखते हैं, कंटेंट, Content. इंफॉर्मेशन, डेटा, राइट, ठीक है। तो कंटेनर्स क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कंटेनर है, नाम ही क्या उसका, कंटेनर मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट, राइट। और
हर एक चीज के लिए अपने को अलग अलग कंटेनर दिया है। HTML में हमें क्या दिया है, हर एक चीज के लिए अलग अलग कंटेनर्स दिए, अलग अलग कंटेनर्स मतलब अलग अलग HTML एलिमेंट्स। मतलब मुझे हेडिंग क्रिएट करना है, इफ आई वांट टू क्रिएट अ हेडिंग इन वेबसाइट, देन दे हैव गिवन अस 6 हेडिंग एलिमेंट, राइट। अगर हमें पैराग्राफ क्रिएट करना है तो उन्होंने पैराग्राफ नाम का एक कंटेनर दिया, पैराग्राफ नाम का एक HTML एलिमेंट दिया। अगर हमें इमेज यूज करना है तो उन्होंने इमेज नाम का एक HTML दिया है। अगर हमें लिंक्स क्रिएट करना है, लिंक्स नहीं सॉरी, लिस्ट क्रिएट करना है तो उन्होंने हमें लिस्ट नाम का क्या दिया है, एक HTML एलिमेंट दिया है। तो हर Yes. चीज के लिए हमें एक पर्टिकुलर क्या दिया है, HTML एलिमेंट दिया है। ठीक है, एलिमेंट HTML एलिमेंट मतलब क्या है, कंटेनर्स। ठीक है, और हर कंटेनर का क्या है, एक स्पेसिफिक यूज है। वो पर्टिकुलर यूज के लिए ही हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे ना, वो यूज प्री करते हैं। डिफाइंड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ HTML एलिमेंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला आपके वेब पेज पे जो कंटेनर होता है वो होता है HTML एलिमेंट, right? All code of HTML page goes inside this HTML element। ठीक है, अब HTML एलिमेंट के अंदर दो और HTML एलिमेंट होते हैं। एक होता है Head. हेड, और जो एलिमेंट आप जहां पे स्टार्ट करना उसको वहीं पे क्या करो, End. एंड कर दो, क्लोज कर दो। अदरवाइज बहुत सारे Yes. एरर्स आएंगे, है ना। हम 50 HTML एलिमेंट लिखेंगे कल को जाके, और आप स्टार्ट करो और क्लोज नहीं करो तो समझ में नहीं आएगा बात कि किसको क्लोज किया है किसको नहीं किया है। तो और उसके बाद क्या होगा, फिर UI फट जाएगा, ब्राउजर नहीं दिखेगा UI। ठीक है, तो ये हो गया हेड। हेड के बाद दूसरा होता है Body. बॉडी। ठीक है, तो वापस देखते हैं हमने क्या क्या किया है, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू डिफाइन डॉक टाइप। डॉक टाइप मतलब वो आपके ब्राउजर को बताएगा कि HTML का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। तो ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन आप लिखोगे तो ब्राउजर को पता चलेगा कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, HTML का फिफ्थ वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, High version. फिफ्थ वर्जन हम यूज करते हैं। उसके बाद आपके पेज का जो पूरा कोड होता है वो जाता है किसके अंदर, HTML. HTML के अंदर। HTML के अंदर भी उसके दो चाइल्ड है। अब देखो यहाँ पे हम इसको पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, हेड हमने किसके अंदर लिखा है, HTML HTML के अंदर। HTML के अंदर. बॉडी हमने किसके अंदर लिखा है, HTML HTML के अंदर. तो यहाँ पे HTML एलिमेंट इज द पेरेंट ऑफ हेड एंड body Body tag. ठीक है, ये पेरेंट Yes. चाइल्ड रिलेशनशिप समझ में आ रहा है। आप एक Yes. HTML एलिमेंट को किसी दूसरे HTML एलिमेंट के अंदर लिख रहे हो तो जो ऊपर वाला HTML एलिमेंट है, बाहर वाला, वो बन जाता है पेरेंट, जो Parent. अंदर वाला HTML एलिमेंट है दैट इज Child. child ठीक है, वो बन जाएगा चाइल्ड। तो अब हम यहाँ तक आ गए, हेड में आ गए, बॉडी में आ गए। अब हेड का काम क्या है, बॉडी का काम है। ठीक है, राइट। इफ यू वांट टू गिव सम इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर, राइट, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है ब्राउजर को आपकी वेबसाइट के बारे में, दैट इंफॉर्मेशन गोज इनसाइड हेड सेक्शन या हेड HTML एलिमेंट। जो इंफॉर्मेशन आप ब्राउजर को देना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन जाएगी किसके अंदर, बॉडी के अंदर. हेड के अंदर। head के अंदर अच्छा सही सही. बॉडी के अंदर नहीं, हमने वो तो स्टार्ट ही नहीं किया है ना। हम बात करें किस चीज का, हेड का। ठीक है, तो द इंफॉर्मेशन फॉर ब्राउजर इज ऑलवेज गो इनसाइड head Head. इसका एक एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल बाद में देखने वाले, अभी के लिए इसका एक एग्जांपल देखेंगे। ये हमारा पेज है, ठीक है, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं टाइटल, टाइटल ऑफ द पेज। टाइटल क्या है इसका, index.html index.html। ठीक है, अब मान लो ये टाइटल हमें चेंज करना है, राइट। तो हेड के अंदर मैं और एक HTML लिख दूंगा, एलिमेंट टाइटल, इसको क्लोज करो पहले, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं My HTML first program. एलिमेंट, है ना। यहाँ पे हम HTML एलिमेंट्स का क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज HTML एलिमेंट, कौन से HTML एलिमेंट है, कैसे यूज करना है, राइट।
अब मैंने Okay. ये टाइटल के बाद ये टाइटल का ओपनिंग टैग, टाइटल का ये क्लोजिंग टैग, एंड दिस इज द कंटेंट ऑफ टाइटल एलिमेंट, और ये तीनों मिलके क्या बनता है आपका HTML एलिमेंट। ठीक है, Element. तो आते हैं यहाँ पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे हमने रिफ्रेश किया, देखा टाइटल क्या हो गया, HTML element info. चेंज हो गया। Yes. ठीक है, क्लियर है Yes, यहाँ sir. तक? ठीक है, मैं प्रेजेंट ले लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट होता है, अपना अपना प्रेजेंट होता है। So the information for the browser goes inside it, right? और वो इंफॉर्मेशन जो आप ब्राउजर पे दिखाना चाहते हो, मतलब यहाँ पे है ना, ब्राउजर के अंदर स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हो, मतलब यूजर को दिखाना चाहते हो ना, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी वो किसके लिए होती है, ये वेबसाइट का जो कौन है, यूजर है, उसके लिए होती है, राइट? तो द इंफॉर्मेशन फॉर यूजर इज गोज इनसाइड body tag. बॉडी, राइट? तो जैसे स्टार्ट किया कोई भी एलिमेंट, वैसे उसको क्या करना, क्लोज करना। ठीक है, ओके। Yes. आ गया हेडिंग। हाँ. ठीक है, तो हमें अगर हेडिंग क्रिएट करना है, राइट, हमें अगर हेडिंग क्रिएट करना है, तो HTML में अपने को 6 एलिमेंट दिए, कौन से H1, H2, H3, H4, H5, H6. H5, yes, H6. राइट। HTML ने Yes. हमें ये 6 एलिमेंट दिए, ये 6 एलिमेंट ही यूज करना है टू क्रिएट Heading. हेडिंग, सब हेडिंग, Heading. राइट, जो भी है आपको ये 6 HTML एलिमेंट ही यूज करना है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, राइट? ठीक है, कोई बंदा कहेगा भाई मैं तो पैराग्राफ यूज करूंगा यहाँ पे, राइट? पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग दिया आपने को, P. पी टैग, ठीक है, राइट? या मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा, हेडिंग लिखा है, बट किसके अंदर लिखा है, पैराग्राफ। और देखने से पता चल रहा है कि ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ, Paragraph. ठीक है। तो जो टैग जिस चीज के लिए दिया है उसी चीज के लिए हमें यूज करना है, सबसे पहली चीज। जो HTML एलिमेंट में जिस चीज के लिए दिया है उसी के लिए हमें वो यूज करना है। अब हम में से किसी ने कहा कि भाई मैं पैराग्राफ यूज करूंगा और पैराग्राफ को मैं हेडिंग दूंगा, कैसे, CSS से। ठीक है, CSS से कैसे करेंगे हम, ये जो आपका पैराग्राफ है, ठीक है, ये पैराग्राफ को मान लो मैंने फॉन्ट वेट दे दिया 700, इसके बाद फॉन्ट साइज 36 पिक्सल, ठीक है, ओके, Yes. राइट। अब जो नॉर्मल यूजर है उसको समझ में आ रहा है क्या इसमें से पैराग्राफ कौन सा है, हेडिंग कौन सा है? नहीं. नहीं समझ रहा. नहीं समझ में आएगा ना भाई, अभी ये मैंने लिखा है इसलिए हमें पता है कि ये पैराग्राफ है और ये Heading. हेडिंग है, आपके सामने लिखा है। किसी ने ये पेज मान लो डायरेक्टली रन किया और आपको कहा कि आइडेंटिफाई करो इसमें से हेडिंग कौन सा है और पैराग्राफ कौन सा है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं. नहीं कर नहीं. सकते, ठीक है, राइट। हम क्या कर सकते हैं, यूजर को उल्लू बना सकते हैं ना, फूल कर सकते हैं यूजर को कि पैराग्राफ को मैंने हेडिंग यूज किया है ना, फ्रंट एंड डेवलपर खुश हो गया कि मैंने उल्लू बनाया। बट यू कैन नॉट फूल गूगल, गूगल बाबा को आप है ना पागल नहीं कर सकते। गूगल ये सारी चीजें जान लेता है, गूगल को तुरंत समझ में आता है कि आपने क्या किया है, जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसको आपने किसके लिए यूज किया है, हेडिंग के लिए. हेडिंग के लिए यूज किया, ठीक है, और ये चीज गलत है। और इसका इम्पैक्ट होता है किस चीज के ऊपर, इसके ऊपर, SEO. SEO मतलब सर्च इंजन Engine optimization. ऑप्टिमाइजेशन, राइट।
अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या है वो भी पता होना चाहिए। अब मान लो मैं कोथरूड में रहता हूँ, पुणे में, ठीक है, और मुझे क्या करना है, डेंटिस्ट इन कोथरूड, राइट, जो कि मैंने रियली सर्च किया था कुछ दिन पहले। अब मैंने डेंटिस्ट इन कोथरूड डाल दिया। अब हर 100 मीटर के ऊपर डेंटिस्ट का दुकान है कोथरूड में, ठीक है, मतलब इतने डेंटिस्ट, बट फिर भी ठीक सारे डेंटिस्ट का वेबसाइट दिखेगा क्या ऊपर? नहीं नहीं। सबसे पहले किसका आ रहा है, राइट, ये तो, सिल्वर पर ये जो ऊपर दिख रहा है ना भाई, ये तो एडवर्टाइजमेंट है, गूगल बाबा ने इनसे पैसे लिए इनका एडवर्टाइज ऊपर दिखाने की, है ना, ये वाले, ये प्रमोशनल, राइट। अब इसके नीचे जो आता है ना, ये होता है एक्चुअल सर्च, गूगल सर्च। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, सिल्वर, राइट, समथिंग, उसके बाद लिंक स्पोर्ट्स, राइट, डॉक्टर मुकेश डेंटल। अब यहाँ पे कोथरूड में कम से कम 100 डेंटिस्ट है, ठीक है, कम से कम इस एरिया में 50 डेंटिस्ट तो आराम से होंगे, सबका वेबसाइट है, बट किन लोगों का दिख रहा है स्टार्ट में, सिर्फ चुनिंदा लोगों का दिख रहा है, राइट। मतलब आप किसी चीज को yes सर्च करते हो, सर्च करने के बाद अगर उस चीज से रिलेटेड जो वेबसाइट है, राइट, जो सबसे ऊपर दिख रही है, तो उसका मतलब क्या है, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, अच्छा बेहतर है, अच्छा है। और जो वेबसाइट नहीं दिख रही है ना, राइट, उसके लिए आपको सेकंड पेज पे जाना पड़ रहा है। अभी सेकंड पेज तो नहीं आता, ये इनफाइनाइट स्क्रॉल हो गया है, राइट, बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना। अब देखो इतना स्क्रॉल करने के बाद ये मेरे को डॉक्टर रोहन मिल गए, बट आपने कभी इतना स्क्रॉल किया है क्या गूगल सर्च करने के बाद? no नहीं, राइट। हम क्या करते हैं, जो ऊपर के 4-5 ऑप्शन होते हैं वहीं पे हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं, राइट। तो आपने वेबसाइट बनाई, आपकी वेबसाइट गूगल पे सर्च कर रहा है कोई, और आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में नहीं आ रही, तो उस वेबसाइट का क्या मतलब है, उसमें मतलब नहीं है search ना, engine optimization action राइट, है ना। बेसिकली कोई भी वेबसाइट क्यों बनाता है, बिजनेस बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए। अब उसकी वेबसाइट ही नहीं दिख रही है गूगल सर्च के ऊपर, तो उसकी वेबसाइट का कुछ मतलब हो गया क्या, कुछ उसके बिजनेस में रिवेन्यू होगा क्या ज्यादा, नहीं होगा। और नहीं उसका एक रीजन क्या है, सिमेंटिक एस्टिमल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बुरा होने का और एक रीजन क्या है, एस्टिमल, सिमेंटिक एस्टिमल, मतलब जो चीज जिसके लिए यूज की है उसी के लिए यूज करना। जैसे कि ये पी टैग पैराग्राफ के लिए बनाया है, और मैंने किसके लिए यूज किया, heading हेडिंग के लिए, तो ये गलत है, राइट। ठीक है, समझ में आया। yes तो जो चीज हमें जिसके लिए बताई है, राइट, उसी के लिए यूज करेंगे, राइट। तो हेडिंग के लिए हमारे पास 6 एचटीएमएल एलिमेंट है, कौन से, H1, उसके बाद H2, उसके बाद H3, देन H4 H4, उसके बाद होगा लास्ट X6 तो डिफरेंस देख रहे हो आप, H1, H2, H3, H5, H6 में क्या डिफरेंस है, फॉन्ट इसका साइज चेंज हो रहा है। फॉन्ट साइज कम हो रहा है, font करेक्ट है size ना। इसका आप जनरल भी क्या कहेंगे कि भाई साइज कम हो रहा है, तो इसको प्रोग्रामिंग में हम क्या कहेंगे, इसके फॉन्ट का font साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, font बाकी कुछ size डिफरेंस नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आपने मान लो ऊपर H2 लिखा है, अब मैंने मान लो कोई मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ, उस डिजाइन में मैंने ऊपर क्या लिखा है, इस लाइन पे मैंने क्या यूज किया है,
H2 यूज किया है, H2. तो इसके नेक्स्ट लाइन पे मैं H1 या H2 नहीं यूज कर सकता। इसके नेक्स्ट लाइन पे मैं H1 या H2 नहीं यूज कर सकता। मान लो H2 से मैंने मेन हेडिंग शो की है और उसके बाद मेरे पास सब हेडिंग भी है, होता है ना, हेडिंग और Yes. सब हेडिंग होता है, राइट? Subheading. तो H2 मैंने यूज किया है, आई हैव यूज H2 फॉर हेडिंग, तो उसके बाद वी कैन नॉट यूज H1 और H2 फॉर सब हेडिंग। फॉर सब हेडिंग वी हैव टू यूज H3, H4, H5, H6, इनमें से कुछ भी एक यूज कर सकते हो आप, H3, H4, H5, H6 में से कुछ भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे इसके बाद H1 या H2 नहीं कर सकते, ठीक है? करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CSS से मैच कर सकते हैं, बट इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, कहाँ पे होगा इम्पैक्ट? सर्च ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? ओके, अब उसके बाद पैराग्राफ, राइट? अगर आपको वेबसाइट में पैराग्राफ बनाना है तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट है? पी एलिमेंट, पी एलिमेंट है ना, राइट? पी टैग है और पी टैग का यूज करके हम पी एलिमेंट बना सकते हैं। अब इसके अंदर मेरे को पैराग्राफ ऐड करना है। अब मेरे को पैराग्राफ ऐड करना है तो मेरे पास कंटेंट नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है? कंटेंट नहीं है। मान लो आप वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट के लिए आपको डिजाइन मिल गया, बट जो जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हो ना, उससे कंटेंट नहीं मिला। कंटेंट राइटर भी होता है ना, राइट? मान लो आप वेबसाइट बना रहे हो किसी चीज के लिए, उन्होंने यहाँ पे फोटो दे दिया और फोटो के बारे में वो क्या करे, अबाउट अस ना, वो क्या करेंगे, अपने खुद के बारे में अच्छी चीजें बताएंगे ना। मार्केटिंग करना है तो अच्छी चीजें बताएंगे ना, बढ़ा चढ़ा के, और आप थोड़ी भेजेंगे, Yes. राइट? तो अच्छी चीजें बताने के लिए सोचना पड़ता है, सोच के लिखना पड़ता है, तो वो होता है कंटेंट राइटर का काम। अब इनका कंटेंट राइटर से अपने को कंटेंट नहीं मिला समझो, ठीक है? तो तब तक हम क्या करेंगे? चुपचाप बैठेंगे? नहीं, हम हमारा काम करेंगे। कैसे? हम जाएंगे इस वेबसाइट पे, लोरेम इप्सन, राइट? लोरेम इप्सन पे जाओ, आप इसको पूछो, मतलब बताओ कि मेरे को कितना कंटेंट चाहिए। आपको पैराग्राफ चाहिए 5, आपको वर्ड्स चाहिए कितने वर्ड्स चाहिए? मान लो मैंने कहा कि मेरे को 50 वर्ड्स चाहिए, राइट? आपको लिस्ट चाहिए, आपको बाइट्स में चाहिए, जो चाहिए वो बता दो, उसके बाद कहो जनरेट। देखो इसने 50 वर्ड्स क्या किए, जनरेट किए, राइट? लोरेम एप्सन ने हमें एक कंटेंट क्रिएट करके दिया, राइट? कंटेंट ऑफ वन पैराग्राफ ऑफ 50 वर्ड्स, और इसका बाइट भी बताया कितना बाइट का, ये 330। 335. यहाँ पे आके वो पेस्ट कर दो, आप सेव करेंगे, आ गया पैराग्राफ। Yes. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes. Yes, sir. Sir, could you explain once more विच वन? पैराग्राफ वन, the paragraph one? ठीक है। सो अगर आपको पैराग्राफ क्रिएट करना है ना, पैराग्राफ मतलब बहुत सारा कंटेंट होता है। हेडिंग तो हमें समझ में आता ना भाई, हेडिंग कितना होता है, राइट? 2 या 3 Right. वर्ड का होता है, करेक्ट? अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, मान लो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। डिस्क्रिप्शन मतलब बहुत सारा टेक्स्ट है, बहुत सारा टेक्स्ट है, मतलब क्या होगा फिर वो पैराग्राफ होगा। तो पैराग्राफ अगर आपको यूज करना है तो हमें कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट है दिया गया, मतलब कौन सा टैग दिया है? पी टैग। टैग। P. Paragraph tag. टैग, ये स्टार्टिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में आप डाल दो आपका Contain. कंटेंट, राइट? तो इस तरह से हम पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. अब मान लो आपको लिस्ट क्रिएट करना है, आपको आपकी वेबसाइट पे क्या करना है? Yes. सो एचटीएमएल में हमें 2 लिस्ट दिए, एचटीएमएल ने हमें 2 लिस्ट दिए। एक है ऑर्डर लिस्ट
An unordered list. and अनऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हम दोनों भी देखेंगे कैसे यूज होता है, उसके बाद क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं अनऑर्डर लिस्ट यूज करता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट के लिए एचटीएमएल टैग है यूएल, Well, राइट। यहाँ पे इसको Yes. क्लोज कर देना। ठीक है, तो ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट में भी हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू यूज अनदर एचटीएमएल टैग, अनदर एचटीएमएल एलिमेंट, दैट इज YLI। YLI स्टैंड फॉर list items. लिस्ट items, राइट। YLI मतलब लिस्ट। अब इसमें मैं मान लो लिस्ट बना रहा हूँ, मैंने कहा कि आई लव, क्या कहेंगे, टेक्निकल बातें लिखनी है अपने को, है ना, किसी पर्सन का नाम नहीं लिखना है। हमने लिखा आई लव HTML, उसके बाद आई लव CSS. I love JavaScript. JS, Python. Angular. तो अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट बनाना है, अनऑर्डर लिस्ट मतलब वहां पे कोई ऑर्डरिंग नहीं होता, जैसे कि नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, या फिर रोमन नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, या फिर अल्फाबेट होता है ABCD, राइट। या फिर मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं ना लिस्ट बनाने के। और जहाँ पे क्या होता है, Yes. ऑर्डरिंग होता है, दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। वो ऑर्डरिंग हमें नहीं चाहिए, तो उस टाइम हम यूज करेंगे कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट, UL. यूएल, Unordered मतलब list. अनऑर्डर। इसको जाके पेज रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डरिंग है क्या, नहीं, symbol से. सिंबल से, है ना। आप इसको डिस्क या बुलेट्स कह सकते हैं। और ये सिंबल्स भी हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, और या फिर रख भी सकते. चेंज भी कर सकते हैं। मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए, मान लो मुझे स्टार्स चाहिए, तो वो हम चेंज भी कर सकते हैं। बट ये कैसे होगा, बाय यूजिंग CSS। CSS अभी पता नहीं है अपने को, फिर मैं बताता हूँ। ये यूएल के ऊपर मैंने लिखा लिस्ट स्टाइल, इस यूएल के ऊपर मैंने क्या लिखा, लिस्ट स्टाइल, चला गया लिस्ट स्टाइल। बाय डिफॉल्ट लिस्ट स्टाइल क्या है यहाँ पे, बुलेट्स है, और वो हमें नहीं चाहिए, तो यूएल के ऊपर हम लिखेंगे, यूएल के ऊपर हम क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल ठीक है। बट ये जो CSS हम यहाँ पे लिखते हैं वो टेम्परेरी होता है, पेज रिफ्रेश पे क्या होता है वो वापस पेज रिफ्रेश पे क्या होता है, चला जाता है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मान लो हमें चाहिए ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल है, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या होगा, OL. OL। तो यहाँ पे भी क्या होगा वापस, इसके अंदर भी List items. लिस्ट है, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डरिंग होगा, राइट। आगे ऑर्डरिंग क्या है, ऑर्डरिंग 1 2 3, 1 2 3. right? So if you want to create list with मतलब without any ordering, then we can use UL, right? UL means unordered list. Unordered And list. if you want to use list with some ordering, then we Ordered have list. Ordered right? list. And then list style, ये जो list style है ना, we can change this list style with the help of some attribute or some CSS. राइट। अभी एट्रीब्यूट क्या होता है वो पता नहीं है हमें, या फिर CSS भी कैसे लिखते हैं वो भी पता नहीं,
बट जब हमें पता चलेगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है या फिर CSS क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करके देखेंगे। ये जो देवनागरी नंबर्स है, राइट, या इंग्लिश नंबर्स है, इसको हम चेंज करेंगे, रोमन नंबर्स, अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, लोअर केस अल्फाबेट्स के साथ हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन जो नेक्स्ट HTML एलिमेंट है दैट इज लिंक, राइट, सॉरी दैट इज एंकर टैग, राइट। तो एंकर टैग जो है ना, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना है। मान लो आप किसी वेबसाइट के ऊपर हो और वहां पे क्या होता है, एक लिंक होता है, उस लिंक को आपने क्लिक किया तो आप उस वेबसाइट से क्या करते हो, दूसरे वेबसाइट पे वेबसाइट पे चले जाते हो, है ना। तो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, या आपको एक वेबसाइट से दूसरी दूसरे वेबसाइट पे जाना है, राइट, रिडायरेक्ट करना है एक पेज से, राइट, दूसरे पेज में, या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना है। तो फॉर दैट वी यूज एंकर टैग। कौन सा टैग, एंकर टैग। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंकर टैग मतलब ए से स्टार्ट होता है और इसके बाद इसको क्लोज करते हैं पहले, और इस एंकर टैग के क्लोज के ऊपर हमें मान लो जाना है कहाँ, गो टू W3 फुल, फुल क्या है, .com ना, ठीक है। तो हमें जाना है कहाँ पे, इस वेबसाइट के क्लिक के ऊपर W3 स्कूल, है ना। जो भी नया बंदा आता है वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, W3 स्कूल पे जाता है ना, कुछ पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है, कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ना है, बट ऐसा लिखने से थोड़ी क्लिक होगा, मतलब थोड़ी जाएगा अपने आप, राइट। मैंने ये लिख दिया एंकर टैग, राइट। ये एंकर टैग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना, दिस इंफॉर्मेशन, दिस कंटेंट इनसाइड एंकर टैग इज फॉर यूजर, इज फॉर यूजर, मतलब यूजर को समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पे जाओगे, W3 राइट, स्कूल्स पे जाओगे, W3 schools.com पे जाओगे। बट ब्राउजर को कौन बताएगा ये, क्योंकि इसके क्लिक के ऊपर जो रिडायरेक्शन वाला काम है वो कौन करने वाला है, आपका ब्राउजर, राइट। अब ब्राउजर को तो नहीं बताया, हमने सिर्फ टेक्स्ट डाला है, और ये टेक्स्ट जो होता है वो होता है किसके लिए, यूजर के लिए, राइट। यूजर अब जाके यहाँ पे पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई अगर मुझे W3 स्कूल पे जाना है तो आई हैव टू क्लिक हियर, राइट। या फिर मैसेज डाल दो अच्छे से, क्लिक हियर, ठीक है, राइट। अब यूजर मैसेज पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कहाँ पे जाना जाएगा, ये वेबसाइट W3 राइट। तो ये जो कंटेंट था, टेक्स्ट था, दैट इज फॉर यूजर। बट ये वेबसाइट छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे जाना है तो ये इंफॉर्मेशन हमें किसको बतानी पड़ेगी, ब्राउजर को बतानी पड़ेगी, राइट। और ये कोई अगर आपकी इंफॉर्मेशन है, कोई सॉरी वेबसाइट नहीं, W3 schools.com, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है W3 school.com पे, और ये इंफॉर्मेशन हमें बतानी है किसको, ब्राउजर को। ये जो पर्टिकुलर एंकर टैग है, इस एंकर टैग के क्लिक के ऊपर ब्राउजर ने ये पेज छोड़ के कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है, W3 school.com के ऊपर जाना, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर को अगर बताना है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स, HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे href इज इक्वल टू डबल कोट में हम क्या करेंगे, वेबसाइट का पाथ, राइट। अभी मैंने यहाँ से वेबसाइट क्या किया, ये वेबसाइट ओपन किया था W3, ठीक है, और यहाँ से मैंने ये क्या किया, URL कॉपी किया, वापस क्लोज करता हूँ, और कॉपी करके मैंने ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे डाल दी, ये href की वैल्यू। अब href क्या है, href is the attribute, href is the attribute,
राइट, उसका लॉन्ग फॉर्म वो है, ठीक है। ये कौन से कैटेगरी में आता है? ये एचआरएफ इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट, राइट। एट्रीब्यूट का मतलब इट गिव्स सम, वैसे तो यहाँ पे मेटा डेटा लिखते हैं, बट मेटा नहीं लिखूंगा मैं, मेटा लिखने से और कंफ्यूजन हो जाएगा। इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट टू ब्राउजर। एट्रीब्यूट क्या करता है? एट्रीब्यूट क्या करता है? इट गिव्स Some information of HTML from browser. गिव्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट टू ब्राउजर। अब यहाँ पे href एट्रीब्यूट क्या कर रहा है? href एट्रीब्यूट टेलिंग ब्राउजर दैट इफ यूजर, अगर यहाँ पे यूजर आता है एंड यूजर क्लिक टू दिस एंकर टैग, अगर यूजर आके इस एंकर टैग को क्या करेगा? क्लिक करेगा, तो ब्राउजर ने क्या करना है? ये HTML पेज छोड़ना है और कहाँ पे जाना है? W3 schools. W3 स्कूल पे जाना, ठीक है। अब देखो ये अपने आप इसका लुक एंड फील चेंज हो गया। जैसे ही हमने href एट्रीब्यूट डाल दिया, ये अंडरलाइन हो गया। और ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट जो कर्सर है, कर्सर ना, ये क्या है? एरो दिख रहा है ना, ये कर्सर ही कहते हैं ना इसको, माउस पॉइंटर, राइट। अब जैसे मैं एंकर टैग के ऊपर जाता हूं तो यहाँ पे देखो उसका आइकॉन क्या हो गया? हैंड गेस्चर आ गया ना, वहाँ पे हैंड वाला आइकॉन आ गया, राइट, क्लिकेबल है। वो आइकॉन से हमें समझ में आ रहा है कि दिस टेक्स्ट इज क्लिकेबल। और ये क्यों हुआ? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ HRF. दिस एट्रीब्यूट, href एट्रीब्यूट। अगर ये एट्रीब्यूट मैं वापस निकाल देता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह है ना, राइट। ओके, तो वापस जाते हैं यहाँ पे, href ऐड करते हैं, वापस ब्राउजर पे आते हैं, वापस इसको फ्रेश करते हैं। अब इसको क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो हम कौन से पेज पे हैं? index.html। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, किसको? लिंक कहाँ पे आ गए? W3school.com. w3school.com। तो ब्राउजर को कौन बता रहा है यहाँ पे कि भाई अगर यूजर आके यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये पेज छोड़ना है और जाना है कहाँ पे? कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है? w3school.com पे। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर को कौन दे रहा है इस HTML एलिमेंट के बारे में? HRF. href एट्रीब्यूट, राइट, href एट्रीब्यूट। ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। सर href हाइपर रेफरेंस है क्या? हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, हाँ ओके, ठीक है। href मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ओके। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे हम इस टेक्स्ट को क्लिक करें, राइट, हमारा वेबसाइट चला जा रहा है और किसका आ रहा है वेबसाइट? W3 स्कूल का। w3school.com, राइट। और एक मतलब आप अगर वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट में एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि अपनी वेबसाइट यूजर के सामने से कभी भी नहीं जानी चाहिए। वेबसाइट क्यों बनाते हैं? बिजनेस करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए। और आपकी वेबसाइट किसी लिंक के क्लिक के ऊपर चली जा रही है तो वापस उस वेबसाइट के ऊपर यूजर के आने के चांसेस 30%, राइट। गूगल ने सारे ये बताई ये चीजें अपने को कि ऑलमोस्ट 30 to 25% ही चांसेस है कि वापस यूजर उस वेबसाइट पे आएगा, है ना। जैसे कि अभी हम बहुत जोश में क्या करते हैं, मोबाइल ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, HTML एलिमेंट, CSS, जावास्क्रिप्ट सर्च करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट देखते हैं, फिर नीचे एक सजेशन आता है, IPL का कोई हाईलाइट चल रहा है मैच का, या कोई नया मूवी आया है उसका रिव्यू है, तो हम सोचते हैं कि चलो इतना देख लेते हैं, तो फिर उस वीडियो को क्लिक करते हैं। अब उस वीडियो को देखते 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 हम कहाँ पे
रील्स कब देखने लगते पता नहीं चलता, और हमारा HTML CSS पीछे रह गए। पीछे रह जाता है, कहाँ जाता है वो भी नहीं समझ में आता, राइट? क्यों? क्योंकि वो आंखों से अपने पीछे चला गया, है ना? मतलब ये मैनेजमेंट में पढ़ा जाता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इसलिए तो इतना सारा मार्केटिंग होता है ना टेलीविजन पे, राइट? तो वेबसाइट भी एक मार्केटिंग है, और मार्केटिंग में आपकी चीज हमेशा आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। ये क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि अगर आप किसी लिंक को क्लिक करें और आपका वेबसाइट जा रहा है और दूसरा वेबसाइट आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ब्राउजर को बोल सकते हैं कि ब्राउजर भाई साहब आप क्या करो, इसके क्लिक के ऊपर ये जो वेबसाइट है ये सेम टैब में मत ओपन करना, ये करना कहाँ पे, कहाँ पे, न्यू टैब में, ठीक है? मतलब अपना वेबसाइट यहाँ पे रहेगा, और वो जो क्लिक करने के बाद जो WC स्कूल का वेबसाइट है वो कहाँ पे ओपन होगा, इन न्यू टैब। अब इससे क्या होगा कि थोड़ा सा वो चांस बढ़ेगा यूजर का कि वो यूजर वापस अपने वेबसाइट पे अपने वेबसाइट पे आ जाए, ठीक है? अब ये बताना है किसको, किसको बताना है, ब्राउजर को बताना है, ब्राउजर को। राइट? और किसी भी HTML एलिमेंट की समझो कुछ इंफॉर्मेशन है जो ब्राउजर को देनी है, तो वो कौन देता है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है टारगेट, और उसकी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज है, बट मैं यहाँ पे एक वैल्यू यूज कर रहा हूँ, अंडरस्कोर लाइन। लाइन। अब आपने टारगेट एट्रीब्यूट डाल दिया इस एंकर टैग के ऊपर, और उसमें वैल्यू क्या रखी उसकी, लाइन। अंडरस्कोर लाइन। तो ये टारगेट अब ब्राउजर को बताएगा कि भाई अगर यहाँ पे इस एंकर टैग के ऊपर अगर कोई क्लिक करेगा तो W2 स्कूल वेबसाइट को ओपन करना है, बट ओपन कैसे करना है, इन न्यू टैब। न्यू टैब, ठीक है? अब देखो ये टैब मैं क्लोज करता हूँ, राइट? इसके राइट में कोई टैब नहीं है, इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। आप कोई भी HTML लिखते हो तो सबसे पहले उसको रिफ्रेश करो, अदरवाइज अपडेट नहीं होगा वो। और हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, WC स्कूल ओपन हो गया, बट इन न्यू टैब। न्यू टैब। हमारा वेबसाइट अभी भी ब्राउजर में है। ओके, ये यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं। तो अब मान लो हमें इमेज यूज करना है, हमारी वेबसाइट में क्या करना है, यूज इमेज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कौन सा टैग, इमेज। ठीक है? Image इमेज tag। टैग हमने इमेज रख दिया, यहाँ पे इमेज टैग यूज किया, राइट? और इसको पेज को रिफ्रेश किया, इमेज दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि भाई ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि इमेज कहाँ से दिखाना है। आपको इमेज दिखानी है स्क्रीन पे, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, इमेज। इमेज होनी चाहिए ना। अब देखो आपने कोई सेल्फी निकाला और बहुत ही अच्छा निकला है, अब आपके फ्रेंड को दिखाना चाहते हो, तो आपके मोबाइल में फोटो है, इसलिए वो फोटो आप किसको दिखा सकते हो, फ्रेंड्स। फ्रेंड को दिखा सकते हो, फ्रेंड्स को आपके, राइट? तो अब मुझे वेबसाइट पे इमेज दिखाना है, तो इमेज दिखाने के लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है, इमेज। इमेज। इमेज होना जरूरी है। और वो इमेज कहाँ पे है ये किसको बताना है, यहाँ पे ब्राउजर को बताना है। ब्राउजर को। ब्राउजर ही है जो आपका पूरा HTML यहाँ पे क्या कर रहा है, UI पे रन कर। रन कर रहा है, शो कर रहा है, राइट? तो आपके पास अगर Yes. इमेज है तो वो इमेज कहाँ पे है ये किसको बताना पड़ेगा, ब्राउजर को बताना पड़ेगा। और किसी भी HTML एलिमेंट की इंफॉर्मेशन अगर हम ब्राउजर को देना चाहते हैं तो कौन हेल्प करता है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और एक नया एट्रीब्यूट src, राइट? src है ये, src हो गया, ठीक है, राइट? तो देखो SRD हुआ तो उसका कलर चेंज हो रहा था, है ना? मतलब तुरंत एरर समझ में आ रहा है आपको। एट्रीब्यूट का कलर किस कलर में आ रहा है, एट्रीब्यूट जो है Red। उसका कलर रेड में आ रहा है, रेड। तो ये रेड नहीं है, मतलब ये गलत एट्रीब्यूट था,
ठीक है। सोर्स मतलब सोर्स ऑफ योर इमेज, इमेज कहाँ पे है ये बताओ, राइट। और सोर्स क्या करेगा, वो जाके बताएगा ब्राउजर को। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन इमेज लेता हूँ। ऑनलाइन इमेज कौन सी वेबसाइट से लेंगे, फ्लैश। अनस्प्लैश, ठीक है। कोई भी इमेज ले लो एक। तो इमेज का पाथ मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं सोर्स में क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये सोर्स बताएगा ब्राउजर को कि भाई ये इमेज क्या करनी है हमारे वेब पेज में दिखानी है। दिखानी है। आ गया इमेज, ठीक है। तो ये इमेज क्या हो गया, इमेज कितना बहुत बड़ा है ना, हमारे स्क्रीन से क्या है, बड़ा है, राइट। बहुत और बड़ा। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ना कभी भी आना नहीं चाहिए, गलती से भी आपकी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल नहीं। स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का प्रॉब्लम क्या है कि जिसको टेक्नोलॉजी का टी भी पता नहीं है ना, वो भी आपकी गलती निकाल के जाएगा, राइट। जिसको एचटीएमएल सीएसएस कुछ भी नहीं आता, वो भी आके बताएगा अरे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्यों आया, करेक्ट ना। तो इसलिए हमें बहुत यस। केयरफुली काम करना पड़ता है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इसलिए आ रहा है कि इमेज का विड्थ क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है, ठीक है। तो अब इमेज का विड्थ हमें करना है कम, राइट। मतलब इमेज का लुक एंड फील करना है हमें चेंज, है ना। और लुक एंड फील का काम कौन देखता है, CSS। सीएसएस, राइट। तो अब हम थोड़ा सा सीएसएस लिखते हैं यहाँ पे, राइट। सीएसएस लिखने के तीन तरीके होते हैं, मैं एक तरीका भी बताऊंगा बाद में, आपका सीएसएस का जब सेशन होगा उसमें सारी चीजें और भी डिटेल में होगी। तो यहाँ पे हेड के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ एक एचटीएमएल एलिमेंट, कौन सा, स्टाइल। अब मेरे को स्टाइलिंग किसको अप्लाई करनी है, इमेज को। इमेज टैग को, है ना, ये इमेज को, इमेज टैग को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका टैग नेम, टैग नेम क्या है उसका, IMG। आईएमजी है ना, राइट। दिस इज टैग नेम, ये क्या है, टैग है ना। टैग। ये ए इज अ टैग, एल इज अ टैग नेम, राइट। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, कंटेंट, ये सब मिला के हो गया एलिमेंट, HTML। एचटीएमएल एलिमेंट। और इमेज को मुझे सीएसएस अप्लाई करना है, तो उसके बाद आपको डालना है दो कर्ली ब्रैकेट। क्या करना है आपको, यूज दो कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट में अब हमें क्या करना है, इमेज का विड्थ कम करना है। तो हम यहाँ पे सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखेंगे विड्थ, और उसकी वैल्यू देने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या कहते हैं इसको, कोलन कहते हैं ना, कोलन। और कोलन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मान लो 500 पिक्सल, 500 पिक्सल, ठीक है। अब जाके इसको फ्रेश करते हैं, हो गया इमेज छोटा, राइट। तो हमने अपना पहला सीएसएस कोड भी लिख दिया आज। क्या किया हमें सीएसएस किसको अप्लाई करना था, इमेज को। इमेज को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नया एचटीएमएल एलिमेंट यूज किया, कौन सा, स्टाइल। स्टाइल। स्टाइल को स्टार्ट किया, स्टाइल को क्लोज किया, उसके अंदर फिर ये इमेज को क्या, ये इमेज को क्या करना है हमें, सीएसएस देना है, करेक्ट ना। इमेज को क्या करना यस। है, सीएसएस, राइट। CSS तो देना। देखो सीएसएस मतलब क्या है, मेकअप, या आजकल उसको क्या कहते हैं, मेक ओवर कहते हैं, राइट। मान लो होली का दिन है, आपका कोई फ्रेंड रूम में बैठा है छुप के, अब उसको कलर लगाना है, तो क्या दीवार के बाहर से हम कलर लगा सकते हैं क्या उसको, नहीं। नहीं। उसको पकड़ के लाना पड़ेगा ना बाहर पहले, यस। करेक्ट ना, खींच के लाना पड़ेगा बाहर। अब मेरे को इस एचटीएमएल एलिमेंट को, इमेज को क्या करना है, कुछ सीएसएस देना है, सीएसएस मतलब मेकअप करना है। तो उसको पहले मैं क्या करूंगा, यहां से पकड़ के लाऊंगा कहाँ पे, हेड टैग। स्टाइल के अंदर, हेड टैग के अंदर कौन है, स्टाइल।
Style. अब ये एलिमेंट अगर मेरे को यहाँ पे मिल गया तभी जाके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, CSS Apply. अप्लाई कर सकता हूँ। तो हमने कैसे सेलेक्ट किया उसको, चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कैसे किया उसको अप्लाई, इसका सेलेक्टर नेम जो है, इसका टैग नेम जो है, उसको हमने यहाँ पे लिखा। टैग नेम क्या है, IMG. Image. IMG है ना, इमेज है बट IMG है एक्चुअली, है ना, Okay. Hmm. IMG। उसके बाद हमने दो कर्ली ब्रैकेट डाले, लेफ्ट साइड में होता है CSS प्रॉपर्टी और कोलन के बाद राइट साइड में होता है उसका Style. वैल्यू, राइट। अब विड्थ मैंने कितना लिखा, 1200 पिक्सल, ठीक है। ये रिफ्रेश करो, अब इमेज कितना हो गया देखो, कितना पिक्सल का हो गया, 1200. 1200 पिक्सल हो गया, राइट। अब ये इमेज मान लो मेरे को चाहिए सर्कल फॉर्मेट में, कैसे चाहिए, सर्कुलर चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं देता हूँ सेमी कोलन, राइट, CSS प्रॉपर्टी कोलन, उसके बाद उसकी वैल्यू, उसके बाद होता है सेमी कोलन, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस, और जो होता है मान लो 50%, ठीक है। राइट, बॉर्डर रेडियस दिया हमने 50%, ठीक है। ये सारे चीज प्रॉपर्टी हम करेंगे डिस्कस बात। तो सर्कल तो नहीं हुआ, ये हो गया इलिप्स, राइट। इलिप्स क्यों हुआ, अगर आपको सर्कल चाहिए तो आपके पास चाहिए स्क्वायर, स्क्वायर को ही हम सर्कल बना सकते हैं, है ना। आपके पास अगर स्क्वायर नहीं है तो उसका सर्कल कभी नहीं बनेगा, वो बनेगा इलिप्स, राइट। बट इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, और उसके लिए हमने क्या Change यूज किया, over. बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, Border. ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट हो गए, राइट। कहने को तो 120 एचटीएमएल एलिमेंट है, कितने, अराउंड 120, 120. बट रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करेंगे मैक्स टू मैक्स 15 एचटीएमएल, कितने, 15 से 20, राइट। कोई एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं जो हम साल में 2-3 बार यूज करते हैं, जैसे कि ऑडियो है, वीडियो है, राइट, या कैनवास वगैरह, राइट। तो हमें जितने एचटीएमएल एलिमेंट चाहिए एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, उतने एचटीएमएल एलिमेंट का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कल कंटिन्यू, राइट। अच्छा, कल मंडे है, मंडे अपना वीकली ऑफ होता है, परसों के दिन करेंगे कंटिन्यू, ठीक है।